नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MGP 13 हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2 नागरिक समाज के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें नागरिक समाज के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिक समाज की परिभाषा दीजिए और नागरिक समाज के घटकों की पहचान कीजिए। डिफाइन सिविल सोसाइटी एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। तो जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में नागरिक समाज के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि नागरिक समाज होता क्या है, इसकी क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है। अब हम इस चैप्टर में इसके बारे में विधिवत जानेंगे और एक इसकी जो परिभाषा है जो नागरिक समाज की और जो विभिन्न अलग अलग विचारकों ने दी है, उसको सबको साथ मिला के हम इसकी परिभाषा देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम नागरिक समाज के घटकों भी पहचान भी करेंगे। तो नागरिक समाज के बारे में एक बार हम आपको फिर से बता दें कि नागरिक समाज की हमें आवश्यकता क्यों होती है। मानव के हितों के लिए और उससे साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई दुराचार ना हो, इस कारण जो समाज होता है, जो मनुष्य होता है, वह नागरिक समाज का गठन करता है। और इस प्रकार से नागरिक समाज जो होता है राज्य के लिए अधिक लाभप्रिय भी होता है और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रिय होता है। तो नागरिक समाज की इम्पोर्टेंस हम आपको बता दें कि आज की भी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रही है। नागरिक समाज क्या होता है कि जैसे बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएँ होती हैं, इनकी भी जो गुट होते हैं, ये भी सब जो सोसाइटी होती है, जो यूनियन होता है, ये सभी नागरिक समाज को फॉर्म करता है। तो नागरिक समाज समय समय पर जो भी कभी कभी जो दिक्कतें होती हैं, जैसा कि आप देखते होंगे, जैसे कि हाल ही समय से बॉलीवुड कोई गलत मूवी रिलीज़ कर देती है तो एक जो सक्रिय सोसाइटी होती है वो एक्टिव हो जाती है, चाहे हिंदू हो चाहे दूसरे कास्ट की भी जो सोसाइटी है वो एक्टिव हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो दबाव बनाती है उस पार्टिकुलर संस्था पर और सरकार पर, साथ ही साथ कि उस मूवी या उस पार्टिकुलर चीज़ को बैन किया जाए जो आहत करे, मनुष्य को हानि पहुँचाए या मनुष्य को जो किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए। ऐसी सब चीज़ों पे नागरिक समाज अपनी अहम भूमिका निभाती है और उनको रोकती है, कोई भी गलत कार्य होने से रोकती है। इस कारण नागरिक समाज का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसमें समझते हैं कि नागरिक समाज नागरिकों से मिलकर बनता है, इसलिए नागरिक समाज का संबंध भी नागरिकों यानी मानवों से है। यानी कि आप जानते हैं कि जो नागरिक समाज है वो सभी सोसाइटी में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं उनसे मिलकर बनता है और इससे जो संबंध होता है समाज का वो किससे होता है, नागरिकों से होता है। हम यह कह सकते हैं कि नागरिक समाज का संबंध मानव जीवन के उन समस्त पहलुओं से है जो राजनीतिक सत्ता, राज्य और सरकार के दायरे से बाहर होता है। इन पहलुओं में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं: सभी प्रकार के आर्थिक संबंध, परिवार, नातेदार का ढांचा, विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाएं तथा सांस्कृतिक संगठन इत्यादि। तो ये सभी जो पहलू होते हैं जो राज्य और सरकार के दायरे से बाहर होते हैं, इन सभी पहलुओं से, ये सभी पहलू जो होते हैं ये मानव के जीवन से संबंधित होते हैं और यही सभी क्या होते हैं, नागरिक समाज का गठन करते हैं। जैसे कि आर्थिक संबंध, जो भी व्यापारिक संबंध होता है, जो भी लोगों का आपस में, आप देखते होंगे कि एक सोसाइटी होती है जहाँ पर व्यापारिक वर्ग होता है, जो व्यापारी होता है वो अलग अलग व्यापारियों के साथ अपना संबंध साझा करता है। ऐसे ही परिवार होते हैं, नातेदार का ढांचा होता है, रिश्तेदार, परिवार, ये सभी भी एक मिलकर एक नागरिक समाज का गठन करते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया, धार्मिक संस्थाएं भी होती हैं और सांस्कृतिक संगठन भी होते हैं जो नागरिक समाज को फॉर्म करते हैं या नागरिक समाज को बनाते हैं। हम नागरिक समाज को एक विश्लेषणात्मक अवधारणा मान सकते हैं क्योंकि नागरिक समाज राजनीतिक सत्ता से अलग नहीं हो सकता तथा राजनीतिक सत्ता भी नागरिक समाज के बिना नहीं रह सकती। समान रूप से यह माना जाता है कि नागरिक समाज एवं राजनीतिक सत्ता दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तथा ना ही इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींची जा सकती है। तो एक जो स्पष्ट सीमा रेखा है कि ये भैया इस दायरे से इधर नागरिक समाज है, इस दायरे से इधर राजनीतिक सत्ता है या सरकार का अधिकार है, तो ऐसी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, यानी कि राज्य के बिना नागरिक समाज नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं नागरिक समाज में आपस में दिक्कत या फूट आने लगेगी और नागरिक समाज के बिना राज्य नहीं रह सकता क्योंकि राज्य भी सबको संभालना और हर चीज़ों को, मानव जीवन को सुखमय बनाना कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों ही एक दूसरे से
अलग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नागरिक समाज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी राज्य के लिए, मानव समाज के लिए, साथ ही साथ मानव को एक सुखदपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए नागरिक समाज एक अहम भूमिका निभाता है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उदारवादियों ने निरंकुश राज को समाप्त करने के लिए राज्य और नागरिक समाज के बीच भेद करने का प्रयास किया। इसलिए जिस प्रकार संवैधानिक राज्य को उदारवादियों की देन माना जाता है, उसी प्रकार नागरिक समाज की अवधारणा को भी उदारवादियों का देन माना जाता है। तो 18वीं शताब्दी में उदारवादी जो होते थे वो एक निरंकुश राज्य को समाप्त करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो राज्य पर, इस चीज को समाप्त करने के लिए, यानी कि किसी न किसी प्रकार का अंकुश रहे राज्य पर, सरकार पर, इसलिए उसने राज्य और नागरिक समाज के बीच भेद करना शुरू किया कि नागरिक समाज पार्टिकुलर ये होता है, इन चीज़ों से ये डील करता है, पार्टिकुलर राज्य अलग होता है या इन चीज़ों से डील करता है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में भेद करना शुरू किया ताकि नागरिक समाज की एक अहम भूमिका रहे राज्य के ऊपर, साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए। इसलिए जिस प्रकार से संवैधानिक राज्य को उदारवादियों की देन मानी जाती है, उसी प्रकार से नागरिक समाज को की अवधारणा को भी उदारवादियों का देन माना जाता है। यानी उदारवादियों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है नागरिक समाज की अवधारणा पर। आगे समझते हैं नागरिक समाज के अर्थ के विषय में विद्वानों के बीच एकमत का अभाव है। यानी अलग अलग विद्वान जो होते हैं नागरिक समाज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे आपने पहले ही देखा कि अरस्तु और प्लेटो के बीच में किस प्रकार से भेदभाव था, जहाँ पर प्लेटो राज्य परिवार को राज्य का हिस्सा मानते थे, वहीं पे जो अरस्तु हैं वो राज्य और परिवार को अलग अलग मानते थे। कुछ विद्वानों ने नागरिक समाज को एक ऐसा साधन के रूप में स्वीकार किया है जो समाज में राजनीति की भूमिका को कम करने का प्रयास करता है। तो कहीं ऐसे भी विद्वान हुए हैं जो नागरिक समाज को इस प्रकार से मानते हैं कि जो ये है नागरिक समाज है वह समाज में राजनीति की जो भूमिका है, यानी कि जो राजनीति होती है इसकी जो भूमिका है इसको कम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे राजनीति का पॉजिटिव सेंस है, तो किसी प्रकार की जो राजनीति हो वो समाज में ना हो, उसकी भूमिका को कम करने का प्रयास नागरिक समाज करता है। इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान कहते हैं कि नागरिक समाज मुक्त बाजारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार करके समाज में राजनीति की भूमिका को कम करता है। तो किस प्रकार से कम करता है? नागरिक समाज मुक्त बाजारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार करके। मुक्त बाजार यानी कि व्यक्ति हो वह बाजार में अपना प्रतिभाग कर सकता है, साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार करके, यानी कि जो मानव है वह व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र हो। इस प्रकार से वह राजनीति की भूमिका को, समाज में राजनीति की भूमिका को कम करने का प्रयास करता है नागरिक समाज। तो इन दोनों कारणों से कुछ विद्वान का मानना है कि नागरिक समाज समाज में राजनीति को कम करने का प्रयास करता है। वहीं कुछ विद्वान नागरिक समाज को सामाजिक लोकतंत्र की सफलता में खोया हुआ मानते हैं, यानी कि समाज में लोकतंत्र की सफलता तो हो गई है, उसमें जो नागरिक समाज का पहलू है वो खो सा गया है। तो इस प्रकार कई विद्वानों का मानना है। ये विद्वान कहते हैं कि जब किसी विचार या चीज़ को समझाया ना जा सकता हो तो उसे नागरिक समाज में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे कोई भी उत्पन्न विचार या ऐसे कोई भी प्रकरण कोई भी उत्पन्न होता हो जिसको राज्य द्वारा समझाया ना जा सके या किसी भी प्रकार से राजनीति में समझाया ना सके, तो उसको नागरिक समाज में शामिल कर दिया जाता है। तो चूंकि ये अलग अलग विद्वानों का मानना है, इसमें आप गहन चिंतन करेंगे तो खास कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसे चीज़ इसको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, परंतु एडम सेलिंगमैन ने नागरिक समाज को एक अलग अर्थ दिया है। वो कहते हैं कि नागरिक समाज सामाजिक व्यवस्था के रहस्यों को खोलने वाली विश्लेषणात्मक पूंजी है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो नागरिक समाज होता है, जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है, इनके अंदर जो रहस्य होते हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अलग अलग पहलू हैं, जो सामाजिक व्यवस्था गठित हुई है, उसको खोलने का एक विश्लेषणात्मक पूंजी होती है नागरिक समाज। यानी कि नागरिक समाज उन समस्त पहलुओं को रखती है जो भी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई रहती है। आगे समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक ने भी नागरिक समाज के महत्व को स्वीकारा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी सिविल सोसाइटी को महत्व को इम्पोर्टेंस दी है। इसके अनुसार नागरिक समाज सुशासन स्थापित करने के लिए, यानी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ गरीबी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन? नागरिक समाज। चूँकि समय समय पर नागरिक समाज आवाज़ उठाता है किसी भी प्रकार की अन्याय या किसी भी प्रकार की कमी होने पर समाज में। ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिक समाज की अवधारणा का उल्लेख 18वीं शताब्दी की कुछ रचनाओं में मिलता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि नागरिक समाज की उत्पत्ति अरस्तु और
सेनेका की रचनाओं में हुई है। ये दोनों विद्वान थे, इनकी रचनाओं में नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई है। कब के समय में? 18वीं शताब्दी की कुछ रचनाओं में। अरस्तु तथा सेनेका की को क्लासिकी युग का विद्वान माना जाता है। नागरिक समाज और राज्य में अंतर करना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य स्वयं समाज का एक हिस्सा होता है और सत्ता और राजनीति नियंत्रण व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार का मानना है विद्वानों का कि नागरिक समाज और राज्य के अंतर करना उचित नहीं होता है, क्योंकि राज्य स्वयं समाज का ही एक हिस्सा होता है। तो कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि नागरिक समाज में और राज्य में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राज्य भी होता है वो भी एक समाज का हिस्सा होता है और साथ ही साथ जो सत्ता और राजनीति का नियंत्रण होता है व्यक्ति को जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से जो राज्य भी है वो समाज का हिस्सा है और यह भी नागरिक समाज में शामिल है। चूँकि अलग अलग विद्वानों का मानना है तो इसमें एक मत ये भी उभर कर सामने आता है। कुछ लोग का ये मानते हैं कि स्वैच्छिक समितियाँ नागरिक समाज के प्राण तत्व हैं। स्वैच्छिक समितियाँ यानी कि स्वयं सहायता समूह होते हैं, ये नागरिक समाज का एक प्राण तत्व है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समितियाँ सहिष्णुता और सहयोग के उन मूल्यों का निर्माण करती हैं जो लोकतांत्रिक जीवन के लिए अनिवार्य है। तो आपने समझा कि ये एक ऐसी प्राण तत्व हैं जो स्वैच्छिक समितियाँ हैं। ये क्या करती हैं? सहिष्णुता और साथ ही साथ सहयोग के मूल्यों का निर्माण करती हैं, कि आपस में सोसाइटी में एक सहयोग रहे, लोग एक दूसरे के बीच सहिष्णु रहे। इस प्रकार से यह इन चीज़ों मूल्यों का निर्माण करती हैं। चूँकि जो राज्य होता है, राज्य में जो राजनेता होते हैं, इसमें राजनीति होती है, वह इन सब पहलुओं पे ध्यान नहीं देते हैं। वो जैसे तैसे वो अपना फ़ायदा ढूंढकर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये समितियाँ होती हैं ये इन मूल्यों को उजागर करती हैं समाज में और एक संगठित समाज का निर्माण करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक जीवन में यह एक अनिवार्य है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तथा कई प्रकार की मान्यताएं भी होती हैं। भरोसा, सहिष्णुता, परस्परता तथा सहयोग के मूल्यों का विकास भी वहाँ पर होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन का एक अहम हिस्सा व्यतीत करता है, जैसे परिवार में, स्कूल में, कार्यस्थली पर, कॉलेज में, विद्यालयों में। तो इन सभी जो अलग अलग स्थल हैं, अलग अलग स्थान हैं, इन सभी पर एक भरोसा, सहिष्णुता, परस्परता और एक सहयोग का मूल्यों का विकास होता है। इस प्रकार से ये जो भी चीज़ें हैं ये सभी नागरिक समाज का हिस्सा हैं। इसी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सभी सहिष्णुता और सहयोग के मूल्यों का निर्माण करती हैं, जो कि लोकतांत्रिक जीवन के लिए एक अनिवार्य है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो नागरिक समाज है वो किन किन और अलग अलग पहलुओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक समितियों के भीतर भी ऐसे अनेक मतभेद तथा ऐसे विभिन्नताएं होती हैं जिनके कारण सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए एक समान राय बनाना कठिन होता है। तो ऐसे कई सारे मतभेद भी खड़े हो जाते हैं कुछ गैर सरकारी संगठनों में, और स्वैच्छिक समितियां हैं जो स्वयंसेवक संघ है, ऐसे NGOs होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट NGOs होते हैं। तो इन सभी के लिए क्या होता है कि ऐसी कई सारी विभिन्नताएं उनमें खड़ी हो जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, मतभेद आ जाते हैं, जिसके कारण समाज सुधारों को लागू करने में एक समान राय बनाना कठिन होता है। तो ऐसे में नागरिक समाज सामूहिक क्रिया के लिए एक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है तथा राज्य, सत्ता और बाजार के प्रलोभन में संतुलन भी स्थापित करता है। नागरिक समाज के प्रमुख घटक हैं परिवार, नागरिक समाज तथा राज्य। परिवार को प्रेम एवं स्नेह का स्थल माना गया है, जबकि नागरिक समाज को कला और शांति का स्थल माना गया है। वहीं राज्य को नागरिक समाज के सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन सभी समितियों में एक मतभेद आ जाता है, जिनके कारण सामाजिक सुधार को लागू करने के लिए एक समान राय बनाना कठिन हो जाता है। तो इन समय इस सिचुएशन पर जो नागरिक समाज होता है वो सामूहिक क्रिया के लिए एक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और राज्य, सत्ता और बाजार के प्रलोभन में संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो नागरिक समाज है इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ नागरिक समाज के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? परिवार और एक स्वयं नागरिक समाज और राज्य, जहाँ पर परिवार को प्रेम और स्नेह का स्थल माना गया है, नागरिक समाज को कला और अशांति का स्थल माना गया है और राज्य को नागरिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया। तो आई होप आपको नागरिक समाज के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता हो गई होगी। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामसी की नागरिक समाज की संकल्पना को विश्लेषण कीजिए। यानी कि अब जो ग्रामसी का विचार था नागरिक समाज को लेके, इनकी जो संकल्पना थी, इनको विश्लेषित करना है हमको, इनको बताना है। तो आइए समझते हैं इसमें कि ग्रामसी
इनका जो समय काल था वो 1887 से 1937 के बीच रहा। तो ग्रामसी के राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा एक प्रमुख अवधारणा के रूप में विद्यमान है। 20वीं शताब्दी में नागरिक समाज की अवधारणा पर सबसे अधिक ध्यान ग्रामसी ने ही दिया है। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज को हम दो अधिरचनागत स्तरों को नियमित कर सकते हैं, यानी कि नागरिक समाज के अंदर हम दो स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं, जो स्तरों पर हम इसको बांट सकते हैं। पहला है नागरिक समाज तथा दूसरा है राजनीतिक समाज। यानी एक तो नागरिक समाज हो गया और एक दूसरा राजनीतिक समाज है। तो अभी इसके बारे में लोग और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामसी ने इनको दो अधिरचनाओं स्तरों को नियमित कर दिया है। कौन कौन सी? नागरिक समाज में और साथ ही साथ दूसरा राजनीतिक समाज में। ये दोनों स्तर प्रधानता की क्रिया से संबंधित होती हैं। ग्रामसी के अनुसार मध्य युग में नागरिक समाज चर्च था। चर्च को ही मध्य युग में शासक समूह की प्रधानता का संगठन समझा जाता था। चर्च का अपना कोई संगठन नहीं था। चर्च का अपना ना तो कोई सांस्कृतिक संगठन था, ना ही बौद्धिक संगठन था, बल्कि चर्च धार्मिक संगठन को ही अपना संगठन मानता है। क्योंकि चर्च का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा था मध्यकाल के युग में। आप पढ़े होंगे शायद कि जो चर्च था उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि चर्च जो मान लेता था वही सभी संगठनों, वही सभी नागरिकों को मानना होता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसका दमन कर दिया जाता था किसी न किसी तौर पर। तो इस प्रकार से जो चर्च था इसकी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका थी। इसके अंदर ना ही कोई सांस्कृतिक संगठन था, ना ही बौद्धिक संगठन था, जबकि ये अपने आप को एक धार्मिक संगठन के रूप में अपनाता था। आपको एक छोटी सी बात बताएं कि चर्च के अंदर एक ऐसी प्रथा भी थी कि एक समय पर चर्च की इतनी खराब व्यवस्था हो गई थी कि अगर जो भी व्यक्ति होता था, जैसे उसने कोई पाप कर दिया है या मर्डर कर दिया है, तो वह अगर चर्च के द्वारा एक कार्टेज दिया जाता था। क्योंकि चर्च के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, बहुत सारे प्रलोभन आ गए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ के जो पादरी वर्ग था ये अपनी विलासतापूर्ण ज़िंदगी से इतना ज़्यादा सुखमय हो चुके थे कि इन्होंने धर्म वर्म के रास्ते से धीरे धीरे हटने लगे थे। तो इसी में एक ऐसी व्यवस्था आ गई थी कि जो भी व्यक्ति अगर कोई पाप करता है तो वो चर्च के द्वारा एक सर्टिफिकेट या एक कार्टेज होता है, उस कार्टेज का एक मूल्य होता है, एक धन होता है। तो वो धनराशि अगर दे देगा तो चर्च उसको माफ़ीनामा एक कार्टेज दे देगा। यानी चर्च ने इस धनराशि लेने के बदले उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, चाहे वो व्यक्ति जो भी गलती किया हो। तो समझ लीजिए इस प्रकार से जो दुराचार था वो बढ़ चुका था। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ जो चर्च की जो संगठन था इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। एक धार्मिक संगठन था और राज्य की बात तो अलग है। चर्च अपने धार्मिक संगठन होने के नाते जो व्यक्ति होते थे वो चर्च की ही बात मानते थे। तो कहीं ना कहीं तौर पर यह समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। तो इसी बात को यहाँ पे ग्रामसी ने उजागर किया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज में सभी भौतिक संबंध तो शामिल ही हैं, बल्कि वैचारिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी शामिल रहते हैं। ग्रामसी ने, यानी आप ऊपर लाइन समझा कि भौतिक संबंध तो होते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन तो होता है, साथ ही साथ एक वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध भी होता है। आप देखते होंगे कि जहाँ जैसे भी बॉलीवुड वाला एग्जांपल लेते हैं कि तुरंत भड़क उठते हैं लोग, एक प्रकार से वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध भी उसमें जुड़ा होता है उस नागरिक समाज से। ग्रामसी ने अपनी नागरिक समाज संबंधी अवधारणा को हीगल से ही लिया है, जो उसकी रचना पास्ट एंड प्रेजेंट से भी स्पष्ट होती है। ग्रामसी ने अपनी इस रचना में नागरिक समाज का निम्न अर्थ बताया है। समझते हैं इसको ध्यान से कि नागरिक समाज के अंतर्गत राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की प्रधानता होती है। इसका प्रयोग एक सामाजिक समूह नैतिक तत्व की तरह पूरे समाज पर करता है। तो इस प्रकार से नागरिक की जो सुस्पष्ट परिभाषा ग्रामसी ने दी है वह यह दी है कि नागरिक समाज के अंतर्गत राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की प्रधानता होती है और इसका प्रयोग एक समाज समूह नैतिक तत्व की तरह कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे हमारे खिलाफ गलत हुआ है, यहाँ पे हमारे खिलाफ सही हुआ है, तो निर्णय एक नैतिक तौर पर निर्णय लेने के तत्व के रूप में पूरे समाज पर करता है। तो आई होप आपने इसको भली भांति समझ गए होंगे। नागरिक समाज, ग्रामसी की नागरिक समाज की अवधारणा के विषय में हम दो पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, ग्रामसी की नागरिक समाज की अवधारणा हीगल से ली गई है, और दूसरा, ग्रामसी की दृष्टि में हीगल की नागरिक समाज संबंधी अवधारणा अधिरचनागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, अधिरचनागत का मतलब कि दो भागों में ग्रामसी ने इनको बांट रखा था। ग्रामसी की नागरिक समाज संबंधी धारणा में निजी क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था भी शामिल है। ग्रामसी की नागरिक समाज मार्क्स के नागरिक समाज से भिन्न है।
तो जहाँ मार्क्स का पूरा जो ध्यान था वो नागरिक समाज को लेकर जो पूरा का पूरा ध्यान था वह निजी क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर शामिल था। लेकिन जो ग्राम्सी था इसका जो विचार निजी क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर तो शामिल था, साथ ही साथ इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि राजनीतिक सत्ता हो गया, सामाजिक पहलू हो गए, और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी नागरिक समाज के अंतर्गत। अब इस टर्म को हम लोग अभी अगले क्वेश्चन में समझेंगे किस प्रकार से मार्क्स का और ग्राम्सी का जो नज़रिया था, जो विचार था नागरिक समाज को लेकर, वो किस प्रकार से भिन्न था। तो इसको अभी हम लोग आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ग्राम्सी ने राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया है, जैसे वैधानिक, संवैधानिक अर्थ में, राजनीतिक और नागरिक समाज के मध्य संतुलन के रूप में, दोनों का समावेशन करने की व्यवस्था के रूप में। तो ग्राम्सी ने जो राज्य शब्द है, अब यहाँ पे बात राज्य की जा रही है, तो इनका जो प्रयोग है वो विभिन्न प्रकार से किया है। कैसे कैसे? वैधानिक और संवैधानिक अर्थ में, कि विधि बनाने का कार्य, संविधान को लागू करने का कार्य राज्य का होता है। राजनीतिक और नागरिक समाज के मध्य संतुलन के रूप में, राजनीति और जो नागरिक समाज हैं कोई दिक्कत ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई मारकाट ना हो, इस प्रकार से इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका है? राज्य का है। दोनों का समावेशन करने की व्यवस्था के रूप में, तो इन सभी के रूप में राज्य की व्याख्या ग्राम्सी करता है। ग्राम्सी यह मानता है कि उन्नत पूंजीवादी देशों में नागरिक समाज में कई प्रकार के जटिल संस्थाएं तथा जन संगठन शामिल होता है। तो नागरिक समाज के अंदर कई प्रकार की जटिल संस्थाएं भी होती हैं, साथ ही साथ जन संगठन भी शामिल होते हैं। कौन व्याख्या करता है? ग्राम्सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम्सी राज्य को बल, सहमति तथा दमन से परिपूर्ण मानता है, जिसमें राजनीतिक समाज बल को संगठित करने का प्रयास करता है, जबकि नागरिक समाज अपनी सहमति देता है। मार्क्स ने नागरिक समाज तथा राज्य को पृथक माना है। ग्राम्सी ने राज्य और नागरिक समाज को अलग न मानते हुए दोनों के अंतर के संबंधों पर बल दिया है। तो जहां एक और मार्क्स ने नागरिक समाज और राज्य को अलग अलग मानता है, इसको नागरिक समाज को और राज्य को, वहीं जो ग्राम्सी है वो इन दोनों को अलग न मानते हुए दोनों के बीच एक थोड़ा बहुत अंतर का संबंध है, इस पर बल देता है। तो इन दोनों के बीच आप स्पष्टता हो गई होगी। और वहीं जो ग्राम्सी है वो राज्य को बल, सहमति और दमन से परिपूर्ण मानता है। साथ ही राज्य समाज बल, जो राजनीतिक समाज है जो राजनीति टर्म से जुड़ा है राजनीति तौर पर, वह बल को संगठित करने का प्रयास करता है, किसी प्रकार से पावर उनके हाथ में रहे। जबकि जो नागरिक समाज है वो इस पर सहमति देता है कि हो या ना हो, या अपनी बातें रखता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य की अवधारणा में नागरिक समाज के सभी तत्व शामिल हैं। तो ग्राम्सी के अनुसार जो राज्य है, राज्य की जो अवधारणा है, उसमें नागरिक समाज के जितने भी तत्व, अलग अलग पहलू आते हैं, ये सभी राज्य की अवधारणा में शामिल रहते हैं। राज्य शब्द का अर्थ ग्राम्सी सरकार या शासन से लगाता है। तो राज्य का शब्द है, राज्य शब्द यानी कि राष्ट्र का शब्द। राष्ट्र का मतलब क्या है? ग्राम्सी इसका जो अर्थ है वो सरकार या शासन से लगाता है, जो नागरिकों पर शासन करता है। ग्राम्सी कहता है कि राज्य नैतिक कार्य भी करता है, यानी कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कार्य सही है क्या कार्य गलत है, क्योंकि राज्य आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यानी कि जहाँ से आर्थिक क्षेत्र शामिल है, धन का उत्सर्जन होता है, लोगों का पेट भरता है, तो इस क्षेत्र को भी प्रभावित करने का कार्य राज्य करता है। इस प्रकार से जो नैतिक कार्य है वह भी राज्य करता है। ग्राम्सी के अनुसार कानून की अवधारणा को विस्तृत करने की आवश्यकता है। नागरिक समाज एवं राज्य के मध्य भेद वास्तविक समाज में कोई भी महत्व नहीं रखते। ग्राम्सी की यह चेतावनी भी देता है कि नागरिक समाज एवं राज्य को एक बताने का प्रयास न किया जाए। ग्राम्सी नागरिक समाज के विकास में न केवल राज्य की भूमिका को स्वीकारता है बल्कि महत्वपूर्ण मानता है। वहीं एक और जहां ग्राम्सी ये चेतावनी देता है कि नागरिक समाज और राज्य को बिल्कुल एक न बताया जाए, वहीं दोनों के बीच के संबंध को भी ग्राम्सी व्याख्या करता है। साथ ही साथ नागरिक समाज और राज्य के मध्य भेद को वास्तविक समाज के कोई महत्व नहीं रखते, यानी कि दोनों के ज़्यादा भेद ना हो, ये जो भेद है वो वास्तविक समाज में कोई महत्व नहीं रखेगा। और इसके साथ भी ग्राम्सी दोनों को एक ना बताने का प्रयास भी करता है, यानी कि थोड़ा बहुत दोनों में बीच अंतर भी रहे, दोनों एक तरह के समान ना हो, दोनों बिल्कुल भी अलग ना किए जाए। इस प्रकार से ग्राम्सी जो नागरिक समाज के विकास के लिए राज्य की भूमिका को स्वीकारता है कि राज्य बहुत इंपॉर्टेंस रखता है नागरिक समाज के विकास के लिए और इसके लिए महत्वपूर्ण भी मानता है। तो हमने ओवरऑल राज्य की अवधारणा को समझा कि ग्राम्सी राज्य को कितना इंपॉर्टेंस देता है, ना कि मनुष्य के कल्याण के लिए, उनके जीवन विकास के लिए, साथ ही जो नागरिक समाज है उसकी
विकास के लिए भी। ग्राम्सी ने राज्य के अंतर्गत नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज दोनों को शामिल किया है। ग्राम्सी के अनुसार राज्य की धारणा में वे तत्व शामिल हैं जिन्हें नागरिक समाज की अवधारणा में शामिल करना आवश्यक है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि राज्य बराबर राजनीतिक समाज प्लस नागरिक समाज। ग्राम्सी ने राज्य और नागरिक समाज को एक ही माना है। तो भैया कुल मिला के बात यहाँ ये आती है कि एक फॉर्मूला दिया, एक बात बताया ग्राम्सी ने कि राज्य के बराबर होता है राजनीतिक समाज, जो वहाँ पर राजनीति से संबंधित समाज होता है, प्लस नागरिक समाज जो वहाँ पर मनुष्य होते हैं, नागरिक होते हैं, उनका जो समाज होता है। इन दोनों से जुड़कर राज्य गठित होता है। इस प्रकार से राज्य और नागरिक समाज को एक ही माना गया है और राज्य के अंतर्गत नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों शामिल किया गया है। राज्य की जो धारणा में जो तत्व शामिल हैं उन्हें नागरिक समाज और अवधारणा और शामिल करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक समाज और नागरिक समाज कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ग्राम्सी ने इनको दो अधिसंरचनाओं में बांट दिया था नागरिक समाज को। तो हमने समझा ग्राम्सी की विचारधारा को। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिक समाज के संबंध में ग्राम्सी और मार्क्स के बीच के क्या अंतर थे। व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम्सी एंड मार्क्स विद रिगार्ड टू सिविल सोसाइटी। अब दोनों की विचारों के बीच अंतर समझते हैं नागरिक समाज को लेकर। ग्राम्सी ने नागरिक समाज को मार्क्स से विभिन्न ढंग से विश्लेषित किया है। ग्राम्सी ने नागरिक समाज को संगठन का क्षेत्र माना है। ग्राम्सी ने नागरिक समाज को क्या माना है, एक संगठनों का क्षेत्र माना है जिसमें तार्किक, स्वाविनियमन तथा स्वतंत्रता की संभावना। समझ में आ गई बात। परंतु मार्क्स इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। तो ग्राम्सी जहां नागरिक समाज को एक संगठन का क्षेत्र मानता है, क्या मानता है कि एक संगठनों का नागरिक, विभिन्न जो नागरिक हैं उनके संगठनों का क्षेत्र है जिसमें एक तर्क जुड़ा होता है और स्वविनियमन करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ स्वतंत्रता की भावना कहीं ना कहीं इनके नागरिक समाज के अंतर्गत होती है। किसी भी विषय पर यह अपनी बात रख सकता है। लेकिन जो मार्क्स होता है वो उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। मार्क्स ने राज्य और नागरिक समाज को अलग माना है। मार्क्स ने राज्य और नागरिक समाज की पृथकता पर जोर दिया है। इसके विपरीत ग्राम्सी ने राज्य और नागरिक समाज को पृथक ना मानकर परस्पर संबंधित माना है। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज के बिना राज्य अधूरा है और राज्य के बिना नागरिक समाज अधूरा है। तो जहाँ एक और मार्क्स इन दोनों के बीच अलग मानते हैं, राज्य और नागरिक समाज दोनों अलग अलग हैं, मार्क्स का यह मानना है। वहीं ग्राम्सी मानता है कि दोनों पृथक ना होकर इनके बीच परस्पर संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राम्सी मानता है कि नागरिक समाज में ही बुद्धिजीवी वर्ग प्रधानता कायम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु मार्क्स कहता है कि बुद्धिजीवी केवल नागरिक समाज में ही प्रधानता कायम नहीं करते बल्कि प्रत्येक समाज में प्रधानता कायम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जहाँ ग्राम्सी कहता है कि जो नागरिक समाज में ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है इनकी प्रधानता या कायम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे कि अलग अलग विचारक हो गए, लेखक हो गए, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स हो गए जो किसी न किसी सर्विस में हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है या अपनी प्रधानता कायम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मार्क्स कहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग केवल नागरिक समाज में ही प्रधानता कायम नहीं करते बल्कि प्रत्येक समाज में प्रधानता कायम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि केवल नागरिक समाज में प्रधानता यह कायम नहीं करते बल्कि प्रत्येक समाज में प्रधानता कायम करके या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर नागरिक समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर प्रत्येक समाज की यहाँ पर प्रधानता की बात मार्क्स करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मार्क्स ने नागरिक समाज के अंतर्गत अपना सारा जोर आर्थिक संबंधों पर दिया। तो जैसे हम लोगों ने पहला समझा कि जो मार्क्स ने जो नागरिक समाज के अंतर्गत जो अपना सारा ध्यान है, सारा फोकस है, वह आर्थिक संबंधों यानी जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है और जो मालिक वर्ग है, इन दोनों के बीच में जो आर्थिक संबंध होता है इस पर सारा जोर दिया है। मार्क्स ने आर्थिक संबंधों को बहुत इंपॉर्टेंट दी है, परंतु ग्राम्सी ने आर्थिक संबंधों के बजाय अधिरचना पर जोर दिया है। अधिरचना आपने समझा होगा, जो दो पहलुओं में बटा है। ग्राम्सी ने बांटा है नागरिक समाज को, कौन कौन सा? राजनीतिक समाज प्लस नागरिक समाज। तो वहाँ जहाँ ग्राम्सी इन दोनों विचारधाराओं पर जोर देता है, वहीं पे जो मार्क्स है वो अपना सारा जोर आर्थिक संबंधों पर दिया है। ग्राम्सी की दृष्टि में अधिरचना या ढांचा आर्थिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स नागरिक समाज को व्यक्तिगत अहम का क्षेत्र मानता है, परंतु ग्राम्सी नागरिक समाज को व्यक्तिगत अहम का क्षेत्र ना मानकर सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि इसमें सत्ता वर्ग और निगम भी आते हैं। तो
तो ये एक पार्टिकुलर एक पर्सनल अहम का क्षेत्र मानता है कौन, मार्क्स। वहीं पे जो ग्राम्सी है ये इसको सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इच्छा को इंपॉर्टेंस ना देकर सभी समूह में रहने वाले नागरिकों की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है कौन, नागरिक समाज। आगे बढ़ते हैं। ग्राम्सी की नागरिक समाज संबंधी अवधारणा में निजी क्षेत्र के साथ साथ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, जबकि मार्क्स नागरिक समाज संबंधी अवधारणा में निजी क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र नहीं आते हैं। तो ग्राम्सी की जहाँ नागरिक समाज की जो अवधारणा है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है निजी क्षेत्र है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है राज्य क्षेत्र है, इनको भी लाता है। वहीं मार्क्स जो होता है वो अपनी नागरिक क्षेत्र संबंधी अवधारणा में प्राइवेट सेक्टर और राज्य सेक्टर यानी दोनों नहीं आते हैं मार्क्स की अवधारणा में। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में केवल समस्त भौतिक संबंध ही नहीं आते, बल्कि एक वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध भी आते हैं। इसमें हम लोग इसी लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं किस प्रकार से ग्राम्सी के अंतर्गत जो विचारधारा है इसमें वैचारिक और सांस्कृतिक संबंध भी आते थे। परंतु मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज की अवधारणा में केवल भौतिक संबंध ही आते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन आते हैं, जो कि आर्थिक संबंध से रिलेटेड है। वैचारिक एवं सांस्कृतिक संबंध नहीं आते हैं। तो मार्क्स और ग्राम्सी के अंदर विचारधाराओं के बीच में आपने एक और ये डिफरेंस समझा। लास्ट है कि ग्राम्सी ने अपनी नागरिक समाज की अवधारणा हीगल से ली थी, परंतु मार्क्स ने अपनी नागरिक समाज की अवधारणा पूर्ववर्ती विचारक जो पहले थे विचारक उनसे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ग्राम्सी और मार्क्स के बीच की विचारधारा नागरिक समाज को लेकर कैसे कैसे भिन्न थी, जहाँ एक और मार्क्स जो है दोनों को अलग अलग मानता है, राज्य और नागरिक समाज को, वही जो ग्राम्सी है और दोनों के बीच अंतर संबंध की व्याख्या करता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन, धन्यवाद।